हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। दो टाइप्स के नंबर्स हैं, एक है रियल नंबर सिस्टम, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में, देन पढ़ेंगे इंसर्शन एंड रैशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ओके, देन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और नंबर लाइंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। ओके, फिर टाइप्स के अंदर हम लोग को पता है दो टाइप्स होते हैं, एक है रैशनल, दूसरा है इरेशनल। ओके, इरेशनल के अंदर सर्ट्स के बारे में थोड़ा, रेडिकल्स या सर्ट्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं, और एक्सपोनेंट के अंदर हम लोग कुछ लॉज भी डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। तो क्लास 9th और 10th का जो चैप्टर है, कंटेंट है, वो रियल नंबर्स ही है, और क्लास 11th में तुम लोग पढ़ने वाले हो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ओके, तो पहले थोड़ा जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है, फिर रियल नंबर सिस्टम के पास आएंगे। ओके, अगर मैं बोलूं 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में लोगों को काउंटिंग का नीड हुआ, बहुत काउंटिंग का बहुत जरूरत हुआ। ओके, जिसके वजह से फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो इन्वेंट हुआ, वो कौन सा नंबर था? काउंटिंग नंबर्स था, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं कि सुने भी होंगे, बोलते भी होंगे कि क्या, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेचुरल नंबर के बाद फिर रिक्वायरमेंट हुआ, जैसे कि कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है, नथिंग, नथिंग आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली हम लोग को जीरो का रिक्वायरमेंट हुआ। फिर वो जो नया नंबर सिस्टम आया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर सिस्टम, होल नंबर्स आए। फिर क्या आया? इंटीजर्स आया। फिर क्या आया? रैशनल्स आए। ओके, वैसे वैसे करके लोगों ने जैसे तरक्की की, साइंस और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने इक्वेशंस सॉल्व करने की कोशिश की, बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश की। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यही है, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। सपोज मैंने बोला कि क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका सोल्यूशन निकालने के लोगों ने कोशिश की, यानी कि कौन सा एक्स के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस और -2 दोनों आएगा। ये दोनों क्या हो गए? इसके सोल्यूशन हो गए। ये दोनों क्या हो गए? इसके सोल्यूशन हो गए। फाइन, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए? इसके सोल्यूशन हो गए। वैसे वैसे एक इक्वेशन आ गया, जहाँ पे कि लोगों ने उसको सॉल्व करने के लिए उसको सोचा, उसके बारे में बहुत सोचा। वो इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन आ गया, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए लोगों ने बहुत सोचा। कैसे सोल्यूशन निकालेंगे इसका? वैसे प्रोसेस, सेम प्रोसेस था, इक्वल टू 0 कर दिए, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? -1 आ गया, फिर एक्स इक्वल टू क्या आया? रूट ऑफ -1। तो हमको मालूम था, हमको ये मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइन, तो ये जो नेगेटिव ऑफ रूट ओवर ऑफ -1, इसी का नाम क्या दिया गया? आयोटा दिया गया, आई दिया गया। ये आई क्या इंडिकेट करता है? एक टाइप ऑफ इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है। कैसा नंबर? IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। यहां से आया एक नया नंबर सिस्टम का इन्वेंट हुआ, यहाँ से ही लोगों को जरूरत पड़ी, और यहाँ से इन लोगों ने क्या किया? एक नया नंबर सिस्टम के बारे में जाना, पढ़ा, इन्वेंट किया, नीड उनको महसूस हुई। तो जो नया नंबर सिस्टम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है क्या, उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है ना, z, वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ पे ए बी क्या है? दोनों रियल नंबर्स हैं। ए बी क्या है? दोनों रियल नंबर्स हैं, और आई का वैल्यू क्या है? -1 है, जो क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट है, जो कि मैंने बोला था अभी अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लोगों ने क्या किया?
इमेजिनरी नंबर सिस्टम या कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का यूज करने लगे इसको। ये इसका आंसर कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ओके रूट ऑफ -1। तो रूट ऑफ -1 क्या था, आई था, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई, क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई। ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस उसका सोल्यूशन एक्सप्रेस होगा, इमेजिनरी फॉर्म में सोल्यूशन क्या होगा, उसका एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, जिसको बोलते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट जो फर्स्ट पार्ट a है, अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है। फाइन, अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो जाए, अगर a 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ओनली आई बी रह जाएगा, राइट। अब z में क्या हो गया, z क्या कंटेंट कर रहा है, ओनली इमेजिनरी पार्ट कंटेंट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये z को प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। फाइन, ये प्योरली इमेजिनरी है। ओके, अगर अगर b 0 हो जाए, b 0 हो जाए, b क्या था, जो इमेजिनरी पार्ट, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो इस केस में z इक्वल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a क्या था, रियल नंबर था, ठीक है। अब z क्या बना, हम बोलेंगे हम लोग z क्या है, कैसा नंबर होगा, प्योरली प्योरली रियल, प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। वहां पे a क्या है, रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का। और अगर b 0 हो जाता है, राइट, तो अब जो नंबर होगा वो कैसा होगा, प्योरली रियल होगा, रियल नंबर कहलाया जाएगा। अगर a 0 हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं बोलूं 3 कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बट ये मेरे को मालूम है रियल नंबर भी है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 3 इक्वल टू 3 प्लस 0 आई। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, यानी कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, पर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है ना, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। रियल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक नंबर लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन क्या है, ये नथिंग बट ये क्या है, रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, हम लोग नॉर्मली रियल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन सा एक्सिस को यूज करते हैं, जनरली एक्स एक्सिस को यूज करते हैं ओनली, ओके, मोस्टली, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल नंबर सिस्टम है। फाइन, और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, 2 डायमेंशनल नंबर सिस्टम है, 2 डायमेंशनल नंबर सिस्टम है। ओके, एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स इंडिकेट कर रहा है रियल पार्ट, और वाई एक्सिस इंडिकेट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई मेरा नंबर ऐसा कुछ है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 2i, ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि x में ढूंढना है 3 और y में ढूंढना है 2i कहाँ पे है, 1 2 3, x में 3 है, y में 2i, ये i है, ये क्या है 2i, ये हुआ क्या 2i। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है। अब ये पॉइंट जो है z है, ये है उसका पोजीशन, z का पोजीशन, दैट इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 2i। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो सारा जो रियल नंबर्स होते हैं कैसे नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, देख लो। 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल तो है, कॉम्प्लेक्स भी है, क्यों, क्योंकि 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 इंटू आई, इसीलिए क्या है, एक ऐसा नंबर है, रियल भी है प्लस कॉम्प्लेक्स भी है, राइट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सारे रियल नंबर्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है रूट ओवर ऑफ -7, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ -1। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 7 इंटू -1 -7 ही होगा, उसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो -7 का वैल्यू कितना है,
-7 का वैल्यू कितना है? ओके, -7 का वैल्यू कितना है? आई है। क्या है? आई है। तो आंसर कितना आएगा? √7i। क्या आ रहा है इसका आंसर? √7i। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे होगा √7i, सॉरी, यहाँ पे होगा √7i आयोटा। फाइन, क्योंकि हम लोग को बोला गया था कि आई क्या है? आई इज नथिंग बट √1। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 + √9। उसको कैसे लिखेंगे देखते हैं अभी। 4 + √9 उसको कैसे लिखेंगे देखते हैं अभी। क्या लिखा हुआ है? 4 + √9। तो 4 को 4 लिखेंगे, 4 + √9 को कैसे लिखेंगे? 9 × -1, राइट। इसका रूट ओवर इज इक्वल टू कितना होगा? 4 + 9 का रूट ओवर ले लेना, क्या आएगा? 3 आएगा। और √1 क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस प्लस माइनस आएगा आगे, तो यहाँ पे ठीक है। √9 क्या होता है? 3 होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 4 + 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, 4 + 3 आएगा, 4 + 3। वैसे कुछ यहाँ पे भी क्या आएगा? √7i। क्यों आ रहा है √7i? क्योंकि √7 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 7 × -1। ठीक है, √7 को, ठीक है, इसका रूट ले लेंगे, इट इज नथिंग बट √7 × √1। तो √1 क्या था? आई था। तो कितना हुआ? √7i। क्या आ रहा है आंसर? √7i। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, जो कि क्लास 9 और क्लास 10 का भी टॉपिक है, रियल नंबर सिस्टम, और इसके टाइप्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे जो रियल नंबर्स हैं वो किस पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट टू ओनली ऑन एक्स एक्सिस। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैसे नंबर्स होते हैं? ये कैसे नंबर्स होते हैं? ये वन डायमेंशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं? वन डायमेंशनल नंबर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है कि रियल नंबर जो है दो नंबर्स को मिला के होते हैं, रैशनल और इरेशनल, दोनों को मिला के क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में हो, राइट, और को प्राइम यानी कि HCF 1 हो, और जो डिनोमिनेटर q जो है वो क्या ना हो? 0 ना हो। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, pq इंटीजर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कौन नॉन नेगेटिव होना चाहिए? क्यों नॉन नेगेटिव होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, सॉरी, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। और कंडीशन क्या था? पी क्यू का जो HCF है क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होंगे वो वैसे नंबर को क्या बोला जाएगा? हम क्या बोल सकते हैं वैसे नंबर को? रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रैशनल नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला वाला है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दूसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मतलब क्या? यानी कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा? अगर उसका फिक्स क्वोशिएंट होगा या फिर जीरो रिमाइंडर होगा। कोई भी दो होने में एक होने से चलेगा। ठीक है, फिक्स क्वोशिएंट मतलब जैसे कि मैंने बोला 3/2, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.5 आ रहा है। ये क्या है? फिक्स क्वोशिएंट है। अगर मैं ऐसा कुछ वैल्यू लिखूं 1/3, अगर मैं इसको डिवाइड करके आंसर क्या देगा? 0.333 ऐसे चलते हुए जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू फिक्स नहीं, यानी कि ये कौन सा कंडीशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अब अगर जहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू फिक्स्ड है उसके इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी अगर जहाँ पे क्वेश्चन का वैल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, उस केस में क्या होगा? रिमाइंडर एक कंस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक कंस्टेंट आएगा आफ्टर सर्टेन ऑर्डर, आफ्टर सर्टेन इंटरवल। कुछ इंटरवल के बाद रिमाइंडर क्या देगा? एक कंस्टेंट वैल्यू देता रहेगा। आफ्टर सर्टेन डिवीजन के बाद वो क्या हो देता होगा? रिमाइंडर का जो वैल्यू क्या होता होगा? हमेशा रिपीट होता होगा। ठीक है, चलो पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का कंडीशन कैसा होना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है? उसके लिए अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो 2n 5n m के फॉर्म में, या फिर इन शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग, अगर 2 और 5 फैक्टर हो, या ओनली 2 हो, या ओनली 5 हो, या दोनों हो, तब उसी के वही केस में जो रैशनल नंबर होंगे कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होंगे। ओनली होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2 और 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल लेके बोलूं,
फिर बोला है कि 3/7 एक ऐसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे जो है, ये जो 7 जो है, डिनोमिनेटर जो है 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 to the power 0, 5 to the power 0, 7 to the power 1। यहाँ पे क्या बोला था, ओनली होना चाहिए 2 और 5 के फॉर्म में, ओनली तो नहीं है, साथ में 7 भी है, इसीलिए क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए क्या नंबर नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा टाइप जो है अभी पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है, आगे पढ़ने वाले। और एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज मैंने बोला 3/4, क्या बोला मैंने, 3/4 एक ऐसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर चेक कर लो, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 = 2 to the power 2 into 5 to the power 0, इसीलिए नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ओनली 2 और 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर आ रहा है। समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 2/5, 1.23, 4.4425, 9, 0, ये सब क्या एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का एग्जांपल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मतलब यही बोल रहा था, फिक्स क्वोशिएंट या जीरो रिमाइंडर, कुछ भी होने से चलेगा। अगर मैं बोलूं 1.232323 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, फिक्स क्वोशिएंट नहीं है, ये तो क्वोशिएंट स्टॉप नहीं हो रहा है ना, क्वोशिएंट में कुछ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये फिक्स क्वोशिएंट नहीं होगा। फाइन, तो नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या हो, कैसे नंबर होंगे, वो नंबर, ठीक है, जिनके क्वेश्चन क्या होते हैं कि बार बार रिपीट होते होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद, ठीक है, जिनके क्वेश्चन का वैल्यू या फिर जिनका रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट होता होगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद, वो कंस्टेंट वैल्यू, जो भी कंस्टेंट वैल्यू होगा रिमाइंडर, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर टाइम्स डिवीजन के बाद क्या होता होगा, वो बार बार रिपीट होता होगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। कंडीशन क्या है, जानेंगे कैसे, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होंगे, वही नंबर जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में ना हो, इसके अलावा और कुछ नंबर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 3/14, ये कैसा नंबर है, इसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, 14 क्या है, 14 डिनोमिनेटर चेक करूंगा, 14 क्या है, 14 = 2 to the power 1 into 5 to the power 0 into 7 to the power 1। यहाँ पे क्या ओनली 2 और 5 है, नहीं, इसके साथ 7 भी है ना, तो इसीलिए ये नंबर कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। कैसे हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, 1.333 डॉट 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 2.5656 डॉट डॉट 1/3, ये सब एग्जांपल है किसके, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। फाइन, यहाँ पे 1 4 2 8 7 बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से देखो 1 4 2 8 7 रिपीट हो रहा है। फाइन, तो इसीलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका क्वोशिएंट का वैल्यू फिक्स नहीं है, ऐसे चल रहा है, डिवीजन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। ये इनका जनरल फॉर्म क्या हो, इनका डेफिनेशन क्या होगा, वो नंबर जो कि p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सकता हो, ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला √2 इरेशनल है, क्यों, क्योंकि मैं √2 कैसे लिख सकता हूँ, √2/1, क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए √2 को हम लोग कभी भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए √2 कैसा नंबर है, इरेशनल है। कैसा है, इरेशनल। इसकी पहचान क्या है, अच्छा और एक एग्जांपल दिया, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों पाई इरेशनल नंबर है, पाई एक्चुअली है क्या, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का रेशियो है। अगर मैं हर सर्कल चेक करूं, अगर सब मैं बहुत सारा सर्कल बनाया हूं, एक सर्कल में C1/D1 का रेशियो लिया और एक सर्कल में C2/D2 का रेशियो लिया, अगर मैं चेक करूं इनका वैल्यू, ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ये वैल्यू, इसका वैल्यू थोड़ा सा अलग होगा, इसका वैल्यू भी थोड़ा सा अलग होगा, राइट। तो इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि पाई हम लोग बोलते हैं कि पाई =
पाई इज नॉट इक्वल टू, पाई इज क्लोज टू 3.14 या फिर इट इज क्लोज टू 22/7 अप्रोक्स। ठीक है, पाई इज नेवर इक्वल टू 3.14, पाई इज नेवर इक्वल टू 22/7। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब पढ़ेंगे इंसर्शन एंड रैशनल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी दो रियल नंबर के बीच हम लोग कैसे कितने रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे वो चीज। चलो फिर पहला स्टेप क्या है, कोई भी दो रियल नंबर अगर दिया होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्टेप नंबर 2, उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, अपना प्रोसेस इंसर्टिंग प्रोसेस। चलो एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में बोल रहा है कि तीन इरेशनल इंसर्ट करो, किसके किसके बीच में, 3/4 और 7/8 के बीच में। तो 3/4 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 7/4 8 के वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसने। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मन मर्जी बहुत सारा नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो 3/4 का वैल्यू एक्चुअली क्या है, 3/4 का वैल्यू कितना है, 0.750, और 7/8 का वैल्यू कितना है, ये भी नंबर लाइन में, ये भी नंबर लाइन पे, ठीक है, 0.875। मेरे को मालूम है ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, एक लाइन है। तो मेरे को मालूम है एक लाइन में क्या क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। हर एक पॉइंट में क्या होता है, एक एक वैल्यू, वो क्या करता है, एक एक नंबर होल्ड करता है। इसीलिए कोई दो नंबर के बीच में हम लोग कितना सारा रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट रियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का फिर एग्जांपल देखते हैं। रैशनल में एग्जांपल गया, इरेशनल कैसा नंबर्स होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ 0.12, 122, 122, डॉट डॉट डॉट, ये कैसे नंबर, इरेशनल। क्यों, क्योंकि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 12 आया, फिर 122 आया, फिर 1222 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं रहा है। अगर मैं और एग्जांपल दूं, 0.12, 12, 12 डॉट 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 डॉट, ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, बट नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, फाइन। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि 12, 1 2 1 2 क्या हो रहा है, एक डिजिट 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए है रिपीटिंग। यहाँ पे क्या कोई डिजिट ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है, रिपीट हो, ठीक है। यहाँ पे 12 है फर्स्ट, 122 है, 122 है, तो इसीलिए ये इरेशनल है, ये क्या है, रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल है, फाइन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इरेशनल। कुछ भी नंबर अगर बोलूं, अगर मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में 4 इरेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो इजीली कर सकते हो। 1 में कैसे लिखना है, इसी को कन्वर्ट कर देना, इसके बाद इसके पहले, ठीक है। 1 में इसी को कन्वर्ट कर देना, 1.10 11 0 111 डॉट डॉट डॉट, ये एक इरेशनल नंबर बन गया। वैसे 1.20 22 0 222 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। ऐसे तुम्हारे नीड से, तुम्हारे मर्जी से तुम क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर कोई दो रियल नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं, बोला कि दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए 22/7 का वैल्यू लिख दिया उसने, 3.1428 3.14, इसने 4 डिजिट यहाँ पे है, 4 डेसिमल डिजिट यहाँ पे 4 डेसिमल डिजिट, उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसको 4 डिजिट में लिखा है। उसके बाद उसने क्या किया, इंसर्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, 401 3.141, फिर आया 142, फिर आया 143, ऐसे डॉट 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 आगे वे इंसर्ट करते हुए चला गया, ठीक है। वैसे इरेशनल नंबर वैसे ही होगा, ये जो नंबर है इन्हीं को कन्वर्ट कर दो किसमें, इरेशनल में। तो इसने क्या किया, 141 011 0 111 ऐसे डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच हम लोग इनफाइनाइट रियल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि
कोई भी दो रियल नंबर के बीच में क्या है, एक लाइन आ रहा है, एक नंबर लाइन है। तो लाइन किससे बना होता है, बहुत सारे पॉइंट से बना होता है। अब हर एक पॉइंट में क्या है, हर एक पॉइंट में अपना अपना जो रियल नंबर का क्या है वैल्यू वहां पे है। हर एक पॉइंट में क्या है, रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं, बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है। ठीक है, सारे रियल नंबर्स क्या है, इसी एक्सिस में ही फिल्ड हो गए, रियल एक्सिस में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रैशनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कोई भी नंबर को हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखते हैं। फर्स्ट क्या करना है, कोई भी नंबर है उसको x, अननोन नंबर है उसको x ले लो, फिर जो रिकरिंग डिजिट है उसको एक बार, यानी कि बार डिजिट या रिपीटिंग डिजिट जो भी है उसको क्या करना है, एक बार रिपीट करके लिख लो। ठीक है, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, पावर ऑफ 10 से, 10 या पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि डेसिमल डिजिट बार डिजिट के पास शिफ्ट हो जाए। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर मैं लिखता हूँ 4.12121212 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4.12 का बार। फाइन, क्योंकि 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको अगर मैं बार डाल दूं, यानी कि वही डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिकर कर रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर मैं लिखूं 3.123 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, 3.123 इसके ऊपर बार। ठीक है, यानी कि बार डिजिट इंडिकेट क्या कर रहा है, वही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही इंडिकेट कर रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, बार के फॉर्म में इज इक्वल टू 3.13 के ऊपर क्या है, बार। फाइन, अब उसने बोला जो अननोन है इसको क्या लिखने के लिए, x लिखने के लिए। अब इसको हम लोग क्या ले लिए, x ले लिए। ठीक है, अब वही आगे देखते हैं क्या किया उसने। अब क्या किया, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा था कि जो बार डिजिट है ना उसको एक बार रिपीट करके फिर से लिखो। तो उसने फिर से x इक्वल टू क्या किया, 1.33 बार, 3 को एक बार रिपीट करके लिखा है बार डिजिट। अगर मैं बोलूं, अगर बार डिजिट ऐसा कुछ आता है, अगर मैं बोलूं 13.123, अब 2 3 के ऊपर बार है, तो वो अगर बोलेगा कि बार डिजिट एक 1 से रिपीट करके लिखो, तो कैसे लिखेगा वो, अगर ये x है फिर से वो क्या लेगा, और एक x क्या लेगा, 3.123 के ऊपर बार, एक बार रिपीट किया मैंने बार डिजिट को, वैसे यहाँ पे भी 3 को रिपीट किया एक बार। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या बोला है, मल्टीप्लाई 10 या पावर ऑफ 10 सो दैट द डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बार डिजिट। यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट होगा बार डिजिट के लिए, क्या कितना मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट केस में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेकंड केस में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा मेरा आंसर, ये बार डिजिट जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बार डिजिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा। जैसे बार डिजिट कैंसल हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 90x इक्वल टू 282, राइट। तो x इक्वल टू कितना, 282 बाय 90 दैट इज इक्वल टू 47 बाय 15। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक मेथड देखते हैं, और भी एक मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है। कैसा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। अगर मैं सेम क्वेश्चन क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया था कि 3.13 बार, इसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, p बाय q के फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू कैसे लिखना है, शॉर्टकट मेथड में पूरा नंबर लिख लो, पूरा नंबर बिना बार बिना डेसिमल के, तो 313 माइनस नॉन बार डिजिट, बिना डेसिमल के लिखना है, नॉन बार डिजिट, नॉन बार डिजिट क्या है 31 डिवाइड बाय, डेसिमल के बाद तुमको देखना है कि कितना डिजिट के ऊपर बार लगा, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, और कितना डिजिट के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, ठीक है, एक डिजिट के ऊपर नहीं है तो उतना 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 282 बाय कितना हुआ 90, इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करने से सेम आंसर आएगा 47/15। ठीक है, अगर मैं और एग्जांपल लूं, और एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 3.432 इसका बार दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो वही प्रोसेस पूरा नंबर लिख लो, पूरा नंबर क्या होगा 3432 बिना डेसिमल बिना बार के, माइनस नॉन बार डिजिट कौन है 34, ठीक है, डिवाइड बाय, अब डेसिमल के बाद चेक करो कितना डिजिट के ऊपर बार लगा है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9 आएगा, कितना डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं, 1 0 आएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, आंसर
आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, पहला क्या करना है, पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, फिर क्या करना है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। फिर क्या करना है, पी बाई क्यू अगर इम्प्रॉपर हुआ, अगर वो जो इनफैक्ट जो फॉर्म होगा, जो भी फॉर्म होगा अगर इम्प्रॉपर होगा, तो क्या करना है, मिक्स्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मिक्स्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। फिर क्या करना है, डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। किस कैसे डिवाइड करना है देखते हैं, आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर से। एग्जाम्पल बोला कि 9/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, 9/7 को डिवाइड किए, क्या आंसर आ रहा है, 1/2/7। क्या दे रहा है ये, 1/2/7। तो डेफिनेटली मेरे को ये मालूम है 1/2/7 का मतलब क्या, 1 + 2/7, यानी कि ये नंबर किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। अब 1 और 2 के बीच में कितना डिवीजन करेंगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, कितना डिवीजन करेंगे, कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। जो प्रॉपर पार्ट है उसका जो डिनोमिनेटर है वही बताएगा। डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। 7 डिवीजन करने के लिए कितना, अगर मैं बोलूं एक लाइन है, एक लाइन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, कितना मार्किंग चाहिए मेरे को, एक मार्किंग चाहिए, दो पार्ट्स। अगर मैं बोलूं एक लाइन है, मेरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट, कितना मार्किंग चाहिए, 2 मार्किंग चाहिए। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूं एक लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना, कितना मार्किंग चाहिए, 6 मार्किंग चाहिए। कितना मार्किंग चाहिए, 6 मार्किंग चाहिए। चलो देखते हैं आगे, तो उसने क्या किया, वैसे 6 मार्किंग डिवाइड कर दिया है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखो 1 और 2 के बीच में उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में उसने क्या किया, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि कहाँ कहाँ क्या रिप्रेजेंट करना है, 9/7 दैट इक्वल 1/2/7। तो ये तो 1/7, ये हुआ 2/7। ठीक है, ये हुआ फाइनल उसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं कैसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, इरेशनल नंबर को ब्रेक करना। ऐसे ब्रेक करना, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्ट क्या हो, रैशनल हो, एटलीस्ट वन ऑफ द पार्ट रैशनल हो। अगर 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 जो पार्ट अगर इरेशनल आ जा रहा है, कोई पार्ट अगर इरेशनल है, कोई पार्ट अगर इरेशनल है, उसको पहले क्या करना है, पहले उसी को ही प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, अगर कोई पार्ट इरेशनल है, एग्जाम्पल दिया है कि √5 को कैसे नंबर पर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को ब्रेक कर सकते हैं। √5 को कितना तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, √5 इक्वल क्या होगा, 1 + 4 हो सकता है। उसको ब्रेक करने के क्या आएगा, √1 का 1 आएगा, √4 का 2 आएगा, यानी कि 1 और 2 को यूज करके √5 में बना सकता हूँ। कैसे, पाइथागोरस यूज करते हैं। और ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, √5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करने से क्या आएगा, √2 और √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 और √3 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, दोनों इरेशनल है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है, बट फर्स्ट वाला इजी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत रैशनल लिखा रहा है, तो यही प्रोसेस से क्या करना है हमको, आगे सॉल्व उसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वाले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, √5 को प्लॉट करेंगे। सेकंड वाले को भी यूज कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। चलो उसने नंबर लाइन बनाया, फिर प्लॉटिंग किया। ठीक है, प्लॉटिंग किया, अब देखते हैं 1 0 1 कहाँ किस किस के बीच में है। देखो यहाँ पे 1 और 2 को यूज करना, आइदर तुम 1 को हॉरिजॉन्टल में रखो, 2 को वर्टिकल में रखो, या फिर 2 को हॉरिजॉन्टल में रखो, 1 को वर्टिकल में रखो। तो यहाँ पे उसने क्या किया, 2 को हॉरिजॉन्टल में ले लिया और वर्टिकल में क्या किया, 1 को ले लिया, तो यहाँ पे 1 को वर्टिकल में ले लिया। ठीक है, अब ये एक नोट करने वाली बात ये है कि ये जो डिवीजन है, ये जो 3 जो डिवीजन है, यूनिट 1 यूनिट ईच यूनिट, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये 90 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, ये 2 था, ये 1 था, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, उसने क्या किया, उसको मेजर किया, यहाँ से यहाँ मेजर किया कंपास से, फिर क्या किया उसने, प्लॉटिंग कर दिया, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, वो आ गया √5 का वैल्यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रैशनलाइजेशन के पास, देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या है। रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग इरेशनलिटी को रिमूव करते हैं, इन शॉर्ट इरेशनल नंबर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो 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 नंबर
जो ग्रुप ऑफ नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं इरेशनलिटी को रिमूव करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोला 1/√2, इसको मैं रैशनलाइज करना है, तो ये इरेशनलिटी कहाँ पे है, डिनोमिनेटर है, तो इसको रैशनलाइज करने √2 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे भी √2 करना पड़ेगा, तो √2 क्या हो गया, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ 1/√2 - 1, अब √2 - 1 क्या है, डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करना है इसको, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, √2 + 1 करना है, ऊपर भी √2 + 1 करना है, तो a - b, a + b, a² - b², तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2 - 1, ऊपर क्या हो जाएगा √2 + 1। अब यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, 1/√2 - 1, दैट इज √2 + 1। ओके फाइन। अब देखते हैं सर्ड्स क्या होते हैं, देखते हैं सर्ड्स और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सर्ड्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर, ठीक है, सर्ड्स एक्चुअली में क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सर्ड्स होते क्या है, SURD, सर्ड्स होते हैं क्या है, अगर मैं बोलूं x कोई एक रैशनल नंबर है, वो इस फॉर्म में लिखा हो, 1/n के फॉर्म में लिखा हो, x क्या है, रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर है, और n का वैल्यू क्या है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए, राइट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्ड्स बोलेंगे। जैसे मैंने बोला 2⁻1/2, 2 एक क्या था, तो एक रैशनल नंबर था, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, या इसका दूसरा नाम क्या है, √2, ठीक है, रूट 2 क्या बोलेंगे हम लोग, सर्ड्स बोलेंगे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ √2⁻1/2, ये फिर सर्ड्स नहीं रहा, ये तो इरेशनल है, ये जो है इरेशनल, बट सर्ड्स नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर ये कौन है, अंदर ये इरेशनल नंबर है। मैंने बोला था सर्ड्स क्या क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं, कैसे नंबर होते हैं, जो इस फॉर्म में दिखते हैं, x⁻1/n के फॉर्म में दिखते हैं। तो x क्या है, कोई एक रैशनल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसने कि a अगर a + b टाइम्स ऑफ √c = d + e टाइम्स ऑफ √e, इसका मतलब रैशनल रैशनल के पार्ट से सेम हो जाएगा, इरेशनल इरेशनल के पार्ट से सेम हो जाएगा, यानी कि a और c d सेम हो जाएंगे और b और e भी सेम। सपोज मैंने एग्जांपल दिया x + 2√2y = ऐसा कुछ आ रहा है, ये 3 + √2 2√2 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पूछेगा कि x का और y का वैल्यू निकालो, क्या निकालो, x और y का वैल्यू निकालो, तो x यहाँ पे रैशनल है प्योर, यहाँ पे भी x, यहाँ ये भी रैशनल प्योर रैशनल है, तब क्या लिखना है, x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये रैशनल है, तो ये रैशनल इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, √2y = 2√2, तो √2 कैंसल, y = क्या आएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के केस में क्या होगा, ये यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी बस ये जो क्लास है बस थ्योरी रिलेटेड क्लास है, जितना थ्योरी है उसके ऊपर हम लोग कवर कर रहे हैं, बस आगे बढ़ते हैं। रैशनलाइजेशन एग्जाम्पल दिया है 3/√5 - 2, उसने क्या किया, √5 - 2 इरेशनल है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, √5 + 2 कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर क्या आएगा, 3√5, क्या आएगा इसका आंसर, 3√5 + 6, क्या आएगा, 3√5 + 6, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3 जो है ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, तो 3√5 + 6, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 - 4 कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो और एग्जांपल दिया है √3 - √2 /√3 + √2, ठीक है। वैसे नीचे वाला रैशनलाइज करना है, √3 + √2 को क्या करना है, √3 - √2 करना है, ताकि रूट ओवर हट जाए, a + b a - b के फॉर्म में, क्योंकि मेरे को मालूम है a² - b² क्या है, नथिंग बट a + b × a - b, ये है, ठीक है। उसको यूज करके हमको मिला, क्या आंसर मिला, 5 - 2√6, ओके। तो ये था रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट। अब देखते हैं एक्सपोनेंट के बारे में।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। एक्सपोनेंट एक्चुअली में क्या है, एक्सपोनेंट क्या है कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें ए टू द पावर एन, अगर मैंने बोला कोई एक नंबर x है, कोई एक नंबर x, अगर मैं इसको लिख लूं ए टू द पावर एन के फॉर्म में, राइट, तो x क्या है, कोई नंबर है। अब ये जो फॉर्म जो है x का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 16 क्या है, नंबर था। अब ये जो फॉर्म में लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस केस में 2 क्या है, बेस है, 4 क्या है, 2 क्या है, बेस है, और 4 क्या है, 4 है पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो 3 लॉ है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेम बेस है, ओके। सेम बेस में हम लोग 2 टाइप्स के लॉ हैं, देखते हैं, सेम पावर है और क्या है, पावर लॉ है, ठीक है। सेम बेस सेम पावर, और थर्ड लॉ इज व्हाट, पावर लॉ, ठीक है। सेम बेस में क्या बोलता है, सेम बेस में प्रोडक्ट लॉ में क्या बोलता है कि अगर बेस सेम हो, पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वोशंट लॉ है, क्वोशंट लॉ में क्या हो जाएगा, जो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ठीक है। अब सेम पावर में फर्स्ट लॉ इज प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में वो क्या बोल रहा है कि अगर ऊपर वाला यानी पावर अगर सेम हो जाए, वाई वाई दोनों में सेम है, इस केस में क्या हो जाएंगे, बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे क्वोशंट लॉ में क्या हो जाएंगे, अगर पावर सेम हो, बेस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, बेस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। बेस सेम हो या बेस ना सेम हो, तब भी ये क्या है, लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक लॉ है, अगर मैं बोलूं a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, राइट, टू द पावर p, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे p क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल यहाँ पे पावर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर n p इंटू b टू द पावर, ये m लिख लो, ये m इंटू p हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है पावर लॉ के केस में, ठीक है। अगर मैं बोलूं छोटा सा एग्जांपल, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द पावर 5, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 कितना, 15 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 2 कितना, 10, ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या बोलता है, पहले या कब ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई कब सेम हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, x इक्वल टू वाई हो जाए। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई कब सेम होगा। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, x और y दोनों सेम हो सकता है। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर वाई सेम कब होगा, पहला कंडीशन बोल रहा है कि x इक्वल टू वाई हो जाए, ठीक है, x इक्वल टू वाई हो जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, a इक्वल टू 1 आ जाए, a इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूँ कि a 1 टू द पावर 3 लिखा, 1 टू द पावर 5 लिखा, दोनों ही 1 देगा, दोनों। यहाँ पे ये x है, ये क्या है, y है, ये x y कुछ भी हो जाए, x y कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मगर ऑटोमेटिकल दोनों का वैल्यू क्या देगा, 1 ही आएगा। अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 2, सॉरी 1 टू द पावर 2 इक्वल टू 1 टू द पावर माइनस 3, अब देखो x और y कुछ भी आ जाए इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा ना, सेम आएगा ना, ए टू द पावर x, ए टू द पावर y क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, a 1 आ जाए, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 क्या हो सकता है, a माइनस 1 हो जाए और बोथ साइड में आइदर LHS में 1 आए या LHS RHS में बोथ 1 आए या फिर माइनस 1 आ जाए, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मैंने बोला -1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5, तो इस बोथ केस में क्या दिख रहा है हमको, ये तो x है, ये तो y है, x y तो सेम नहीं है, ठीक है, बट इस केस में आंसर क्या देगा, -1, इस केस में आंसर क्या देगा, -1, यानी कि a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये ऐसा हो जाए, ठीक है, x और y का वैल्यू ऐसा हो जाए ताकि बोथ LHS और RHS में क्या हो जाए, सेम वैल्यू आ जाए। सेम वैल्यू क्या आ सकता है, इधर 1 आएगा या फिर -1 आ जाएगा। और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला -1 टू द पावर 4 और मैंने लिखा -1 टू द पावर 8, देखो इसका ये LHS है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ये RHS है, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, दोनों सेम हो गए, x और y
मतलब नहीं कि एक्स और वाई हमेशा सेम होगा, हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता है सेम, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ, थर्ड कंडीशन। ओके, फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन ये बोल रहा है, अच्छा एक चीज याद कर, एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझो कि जीरो टू द पावर जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ओके, और जीरो टू द पावर नेगेटिव भी क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। कैसा होता है? नॉट डिफाइंड। याद रखना, इसका कुछ वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है अगर ए जीरो हो जाए और एक्स और वाई क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा एक्स और वाई, फिर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा बोथ साइड। तो नॉट डिफाइंड होने से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉट डिफाइंड क्या एक आइडिया है, ठीक है। तो इसीलिए नॉट डिफाइंड ना हो, इसीलिए हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स और वाई क्या हो, दोनों ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो पहला बोल रहा था कि क्या ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई कब सेम होगा? पहला कंडीशन क्या? एक्स और वाई सेम हो जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या? दूसरा कंडीशन क्या? ए वन हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या? ए माइनस वन हो जाए बट बोथ साइड माइनस वन या वन हो जाए। तीसरा चौथा कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है? ए जीरो बेस जीरो हो जाए और पावर जो है ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा इक्वेशन के लिए। अगर ए टू द पावर एक्स वन हो जाए, कब ए टू द पावर एक्स वन हो जाएगा? ये तीन कंडीशन जब हो जाएंगे, अगर ये कोई, अगर ये तीन में किसी भी कोई भी कंडीशन में क्या हो सकता है? ए टू द पावर एक्स वन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन ये है जो पावर है ना, पावर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या है? पावर जीरो हो जाए और बेस जीरो ना हो, बेस जीरो ना हो, ठीक है। तो जीरो ना हो मतलब अगर जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वन का कैसे आएगा, ठीक है। माइनस टू हो सकता है बेस, पावर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, आंसर क्या आएगा? वन आ जाएगा, ठीक है। या फिर माइनस वन हो सकता है, ऊपर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, आंसर क्या देगा? वन देगा। माइनस थ्री हो जाएगा, ऊपर क्या? जीरो, आंसर क्या देगा? वन देगा। फोर टू द पावर जीरो, आंसर क्या देगा? वन देगा हमेशा, ठीक है। मगर जीरो टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला है उसमें कि बेस जीरो ना हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? ए वन आ जाए, एक्स कुछ भी ले लो, ए वन वन टू द पावर टू, बी वन होगा, वन टू द पावर थ्री या वन टू द पावर फाइव या वन टू द पावर सेवन, इस सब में क्या होगा? सेम वैल्यू होगा, वन 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 ही आएगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या? ए माइनस वन हो जाए, क्या हो जाए? ए क्या हो जाए? माइनस वन। और एल एच एस क्या हो जाए? ये जो ए टू द पावर एक्स क्या हो जाए? वन आ जाए। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, माइनस वन टू द पावर फोर, ये क्या दे रहा है? वन दे रहा है। यहाँ पे क्या है? पावर फोर, यहाँ पे क्या पावर था? फोर था। और एग्जाम्पल देते हैं, चलो माइनस वन टू द पावर मैंने लिखा एट बाई थ्री, एट बाई थ्री, उसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस वन का टू द पावर वन बाई थ्री, फिर पावर क्या लिखना है? एट लिखना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माइनस वन का माइनस वन टू द पावर वन बाई थ्री, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, उसका क्या है? पावर एट है। क्यूब रूट ऑफ माइनस वन क्या आएगा? माइनस वन आएगा। माइनस वन टू द पावर एट कितना आ रहा है? वन दे रहा है, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, ए टू द पावर एक्स वन कब आ सकता है? ये तीनों कंडीशन होने से ये ए टू द पावर एक्स क्या हो सकता है? वन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ए टू द पावर एन अगर बी टू द पावर एन के साथ सेम हो तो उस केस में ये पहला कंडीशन क्या बोला है? एन अगर ऑड हो जाए ए बी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? टू टू द पावर क्यूब लिख सकता हूँ। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? टू ही आएगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? टू आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? टू आएगा। और ठीक है, और एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू सपोज इक्वल टू क्या आ रहा है? वाई क्यू दे रहा है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? वाई ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट अगर लोगे इसका तो वाई ही देगा, क्यों? माइनस वाई नहीं ले सकते, क्यों? वाई माइनस वाई को क्यूब करने से क्या आएगा? माइनस वाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। वैसे सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर एन इवन हो, एन क्या हो? इवन, तो इस केस में ए का दो वैल्यू आएगा प्लस और माइनस बी। एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू फोर आ जा रहा है, राइट, मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स के बारे में? एक्स इक्वल टू क्या? एक्स इक्वल टू टू द एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? टू टू द पावर टू लिख सकता हूँ, ठीक है। टू टू द पावर टू लिख सकता हूँ, राइट। तो एक्स इक्वल टू क्या देगा? प्लस टू भी हो सकता है और माइनस टू भी हो सकता है, ठीक है। प्लस टू भी हो सकता है और माइनस टू भी हो सकता है, दो दो वैल्यू एक्स ले सकता है। माइनस टू में भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा फोर
ठीक है, +2 में भी x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, समझ में आया।